इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो जंग चल कि आज हमने फिर जिससे उनकी बहुत ज्यादा जान जाती है। आपने एक सिर्फ फौज का डंडा शुरू हो गया सर। रिकॉर्डिंग जारी है। अजीज़ आलिमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आज बॉन्ड स्ट्रीट ऑफ लंदन में इमरान खान के जेम्स बॉन्ड के साथ हाजिर हूँ। शहजाद अकबर साहब इमरान खान की एसेट्स रिकवरी टीम और एहतसाब के चीफ़ थे, और शहजाद अकबर साहब ने जो काम किया है उस काम का फ़ायदा खान साहब को तो उठाने नहीं दिया गया, लेकिन उस काम की वजह से इस वक्त फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने तमाम पुर्ज़े काबू किए हुए हैं। तो हम सबसे पहले तो खुश आमदेद करते हैं बॉन्ड स्ट्रीट में खान साहब के जेम्स बॉन्ड को। शहजाद अकबर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। थैंक यू जी। और बड़ा आपने समा बांधा, जेम्स बॉन्ड बना दिया हमें। हम तो माड़े से इन्वेस्टिगेटर थे। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारा किया हुआ काम जो है वो इस वक्त आसिम मुनीर साहब के बड़े काम आ रहा है, और वो अर्दली ऐसा डुगडुगी से नचा रहे हैं कि ट्रम्प भी कहता कितने गया छोटा बुलाओ नू बुलाओ नू। लेकिन मैं इस प्रोग्राम से पहले जनाब अब ये देखिए कि यकीन जाने 3-4 दिनों से मुझे जो इनके खामोश मुजाहिदों से नहीं, हमारे बदतमीज़ मुजाहिदों से इतला मिल रही है कि उधर पिंडी में तो इस वक्त मौत का समय है। वो कहते ने भाई, वो बल्कि वो लब रहे ने, वो कितने गई पूरी वकला दी टीम जिन्होंने वादा किया सी और चंगे नोट भी ले सन कि राजा हुण दोबारा यूट्यूब पर नहीं आएगा। तो जनाब राज साहब की हट्टी दोबारा खुल गई है, तो हुण उत्थे जनाब बड़ी मौत पई है, और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम बॉन्ड स्ट्रीट पे इकट्ठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है सर। और जश्न की जो आवाज़ें हैं वो पाकिस्तान भी बहुत जल्द पहुंचने वाली हैं। आज जो हमने ख़ास तौर के ऊपर यहाँ पे इकट्ठे हुए थे उसका भी एक मकसद है, और वो मकसद इस वक्त मैंने जानबूझ के जेम्स बॉन्ड के तौर के ऊपर तारुफ़ करवाया है। लेकिन सबसे पहले शहजाद अकबर साहब, आप जो केस हुआ उसमें विटनेस भी थे जो कि मेरे ख़िलाफ़ हुआ यहाँ पे, और केस से मुतल्लिक बातचीत करते हुए मैं तो मुँह फट आदमी हूँ, इसलिए मैं तो आप मुताद गुफ्तगू करते हैं, आप बैरिस्टर भी हैं, आप क्योंकि गवाह भी थे केस के अंदर। केस में सर आपके तासुरात जो हैं वो बहुत सी चीज़ें तो आप अपने वीलॉग्स के अंदर बता चुके हैं, लेकिन मेरे ऑडियंस को सुनने के लिए बहैसियत विटनेस और आपका इस केस के बारे में क्या ख़्याल है। कहा जा रहा है कि आदिल राजा जो है वो तो अब सर्टिफिकेट मिल गया कि झूठ बोलता है वो, तो सर ज़रा ये समझा दें कि इस केस की वजह से क्या ये साबित होता है कि आदिल राजा ने जो बोला वो झूठ था, क्या ये साबित होता है, या इस केस का जो बैकग्राउंड है और इस केस का नतीजा जो है वो क्या साबित करता है, और इसका क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और फार्म संताली हुकूमत को। देखें राज साहब, क्योंकि आपने कहा ना कि टेक्निकल बात करनी है, चूँकि ये पूरा केस ही टेक्निकल था, तो मैं इस पर सिर्फ 2 बातें करूँगा जिससे मेरे ख्याल है सुनने वालों को बड़ी क्लैरिटी मिल जानी है। पहली बात ये है कि ये केस जो था ना, ये दुनिया का मेरे ख्याल है वाहिद डेफेमेशन का केस होगा जिसमें मामला जो है ना कुछ और था और नाम इसका डेफेमेशन केस था। दूसरी चीज़ ये है कि डेफेमेशन के केस में टेक्निकली स्पीकिंग वैसे ही झूठ और सच का फ़ैसला नहीं होता, सिर्फ ये फ़ैसला होता है कि एक शख्स ने दूसरे शख्स की हद तक की कि नहीं की। तो वो उस सिलसिले में तो हमारा वैसे ही ये स्टांस है कि हमारी नज़र में तो कोई इज़्ज़त ही नहीं है इनकी, तो हद के इज़्ज़त वो दूर की बात है, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ इसमें ये है कि ये वो केस था जिसमें सच झूठ का तो फैसला नहीं होना था, क्योंकि आप खुद बता दें नाजरीन को कि आपके ट्रायल में आपके पास ट्रुथ का तो डिफेंस ही नहीं था। वो डिफेंस तो पहले ही टेक्निकल बुनियादों के ऊपर नॉकआउट कर दिया गया, और जो अब 4 दिन ट्रायल हुआ उसमें 2-3 चीज़ों का फैसला होना था कि आपके पास एक वो क्वालिफाइड प्रिविलेज का डिफेंस है कि नहीं है, दूसरा उसको हार्म हुआ है कि नहीं हुआ, और तीसरा गालबन इसमें वो कुछ इस तरह का एक और डिफेंस था। तो ये तो सच और झूठ का फैसला नहीं। और चलें मैं अगर ये भी मान लूँ कि जी चलें सच झूठ का फैसला हो गया, तो सिर्फ ये था कि वो केस तो था 10 ट्वीटों की हद तक। मसला ये है कि वो 10 ट्वीटें जून 2023 की थी। जून 2023 से लेके आज हम जहाँ खड़े हैं, अक्टूबर एंड आ गया, 16 अक्टूबर है 2025 का। तो ये 2 सालों में तो जनाब आपने मेरा ख्याल है जैसे कहते हैं ना कि बखिए उधेड़ दिए, तो वो जो सारे बखिए हैं उनको ले आए लंदन में और 1 बाय 1 करेंगे, क्योंकि उनको भी फिर साबित करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पिछले 2-2.5 सालों में कम से कम कोई हज़ारों की तादाद में ट्वीटें की होंगी, हज़ारों की तादाद में रिपोर्टिंग की है, और हज़ारों की तादाद में आपने प्रोग्राम्स किए हैं, फिर आपका एक अपना प्राइवेट भी सिलसिला है पूरा वीलॉग्स। तो वो सारी चीज़ों को जब वो साबित कर लेंगे तो फिर वो जरदारी साहब ने नहीं कहा था
कि जी अगर ये आप साबित भी कर दें कि मंजूर पापड़वाला या जो भी वो बंदे थे वो उनको जाके मैंने बैंक में अकाउंट खुलवाया और फिर उसमें से मैंने जनाब अपने पैसे डाले, तो फिर भी ये साबित नहीं होता कि आसिफ अली जरदारी ने कुछ गलत किया। तो यहाँ तो सर बड़ा लंबा काम है। और यही बातें जो उन्होंने यहाँ पे लंदन की अदालत के अंदर आके की हैं, अगर ये इन्होंने पाकिस्तान की अदालत में की होती तो क्या इनका यकीन किया जाता? सर ये भी तो एक सवाल बनता है। देखिए ना, पाकिस्तान की अदालत तो क्या अदालत थी, शुक्र करें पाकिस्तान की अदालत में नहीं गए, वरना तो उधर जिस तरह से आप देख रहे हैं ना आजकल, तो वो लबैक वालों के इकबाली बयान आने शुरू हो गए हैं। उससे पहले तहरीक इंसाफ के इकबाली बयान हुए थे। तो ऐसे ही बेचारे 4 जजों को बिठा के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी थी कि जनाब हम रात को सोए हुए तो हमें पता चला है कि आदिल राजा ने सारा झूठ बोला है और इसलिए हम जनाब इस वक्त आके ना फैसला हमने क्या देना है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सर एक बात बताएं, ये जो हमने एक बात की और मेरे पीटीआई के दोस्त बहुत आपको कहते थे कि आदिल राजा जो है ये हमारे दरमियान पार्टी तोड़ना चाहता है, लड़ाई करवाना चाहता है। खान साहब ने भी वही फैसला आखिर में किया, अली अमीन गंडापुर को जो है वो हटा दिया और सुहेल आफरीदी साहब को वो लेके आ गए, जो कि इंडोर्समेंट थी। कहना तो चाहिए आपके ख्याल में क्या जो मैंने बातें की और आप भी ज़ाहिरी बात है मुत्तफ़िक थे और आप भी तनकीद करते रहे और इस वजह से आपसे भी वो नाराज़ थे, लेकिन मेरे साथ पीटीआई वाले ख़ास तौर के ऊपर नाराज़ थे कि आप शायद पार्टी तोड़ना चाहते हैं। हालांकि इमरान खान साहब ने महर सदाकत जो है वो सब्त कर दी जब उन्होंने कहा कि इनको हटाया जाए। तो सर ये जो चेंज आई है ये किस तरह पीटीआई की सियासत को इम्पेक्ट करेगी? पहला सवाल ये बनता है सर। देखिए, पहली बात ये है कि देखिए आपके ऊपर अगर ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि आप पार्टी को तोड़ना चाहते हैं तो वो इल्ज़ाम टेक्निकली, क्योंकि हम टेक्निकल खेल रहे हैं ना, तो टेक्निकली इसलिए गलत है कि आप कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन तो हैं नहीं जी, ना आप उसके अंदर कोई ओहदेदार हैं, तो आप तो एक कमेंटेटर है ना, आप अपनी कमेंट्री कर रहे हैं। किसी को पसंद आए तो अच्छी बात है, नहीं पसंद तो ना पसंद, तो आपसे इत्तफाक कर सकते हैं, आपसे कह सकते हैं यार बात दुरुस्त नहीं है। तो ये कह देना कि आप जमात तोड़ रहे हैं, ये नहीं। आपको तो अपनी रिपोर्ट की हद तक क्लैरिफाई करना है ना। तो मुख्तलिफ लोग हैं, मैं ये भी आपको नहीं मोहर देना चाहता कि आपने जिस जिसको गद्दार कहा है वो सारे गद्दार निकलें, लेकिन जिन जिन बड़े नामों के बारे में आपने बात की या उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, ये हो सकता है कि आपके अल्फाज का जो चुनाव हो वो मेरा और आपका मिलता ना हो, आपका अपना अंदाज़ है, मेरा अपना अंदाज़ है, लेकिन ओवरऑल जो बातें की गई या जो पॉलिसी के मद में बात की गई वो तकरीबन दुरुस्त ही साबित हुई। देखिए, अली अमीन गंडापुर से मेरा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, बिकॉज देखिए मेरे और अली अमीन में कोई सांझी चीज़ नहीं है, ना हमारी सोच मिलती है, ना हमारी सियासत मिलती है, ना हमारा कोई हल्का एक है, ना मेरे को खैबर पख्तूनख्वा में कुछ लेना देना है। मुझे तो लगता है हमें ये पाकिस्तान भी कभी वापस नहीं जाने देंगे। मेरा क्रिटिसिज्म या आपका जो क्रिटिसिज्म था वो अली अमीन की परफॉर्मेंस को लेकर था और अली अमीन की जो वारदातें थी उनको लेकर था। जिस दिन अली अमीन ने खान के हुक्म के ऊपर कहा जी कि ठीक है मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, वो असेंबली गया, उसने असेंबली भी जाके तस्दीक की, उसने हाथ से भी इस्तीफ़ा लिख के दिया और उसने फिर वो जो दोबारा से नया वज़ीर आला बनाने का प्रोसेस था, जब वो उसमें पॉजिटिवली शामिल हुआ तो सबसे ज़्यादा उसके हक़ में ट्वीटें भी मैंने की हैं और बयान भी मैंने दिए हैं कि जनाब ये काम बिल्कुल। देखिए हमारा तो सिंपल जो ना, देखें अब हम बाहर बैठे हुए हैं, हमारा पाकिस्तान से मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तहरीक इंसाफ के जो हाजिर इस वक्त जितने भी ओहदेदार हैं, जो भी लोग हैं, मुझसे कोई रब्ता भी करे ना तो मैं उससे जान के रब्ता इसलिए नहीं करता क्योंकि देखिए अब तो मैं एक ओपनली बैठ के, हमें तो वो कह देते हैं कि जी आप यूट्यूबर हैं, हम कमेंटेटर्स हैं, हम अद्दे बादे पे सहाफ़ी बन गए हैं, तो मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है कि मैं तो उनकी कोई फीड ना लूँ, मैं तो अपनी इंडिपेंडेंट सोर्सेज के ऊपर और अपने इंडिपेंडेंट तजिए के ऊपर काम करूँ। तो लिहाजा मेरा और आपका किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करना या किसी के ऊपर कोई भी बात करना जो है वो उसके मेरिट्स कुछ और होंगे। मेरे पास तो कम से कम, आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास तो मैं नहीं इस चीज़ पे जाता कि क्योंकि देखें ना पार्टी के अंदर होता क्या है, ग्रुप बंदियाँ होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप की दूसरे से नहीं बनती, वो इसके खिलाफ खबरें देता है, वो उसके खिलाफ खबरें देता है। अच्छा मज़े की बात है खिलाफ ज़रूर देते हैं, लेकिन ये नहीं है कोई झूठी को देते हैं, कुछ तो है ना। तो हमें, मैं तो उस चीज़ में पढ़ता भी नहीं हूँ ना, क्योंकि मैं तो उसकी इंटरनल सियासत को समझता हूँ। तो लिहाजा हमारे ऊपर ये कहना जी कि हम तोड़ रहे हैं या आप तोड़ रहे हैं, ये एक बड़ी सी बात है भाई। अच्छा कहते ये है कि जनाब वो आदिल राजा रेलेवेंट नहीं है, तो रेलेवेंट नहीं तो सुनते क्यों यार, ना सुनो। इट्स वेरी सिंपल। देखिए वो किसी थे मुकदमे करन क्यों पहुंचो, ये रेलेवेंट नहीं है, वही ना मुकदमे करन आ गए यार। अगर रेलेवेंट नहीं है तो रोज आप वो एक्स को चिट्ठियां लिख रहे हैं, ये हंस देने, ये रोंदे ने, यार सानू दस उसी करना की है। उन तुम देखो ना ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ भी उन्होंने लिखा कि जी आदिल राजा हंसता है, ये पाकिस्तान का कानून वायलेट करता है। मेरे खिलाफ भी लिख दिया कि जनाब ये इमोजी लगाता है हंसने की, तो इसके ऊपर ये जनाब इसका एक्स ख़त्म कर दें। यार अगर हम इतने रेलेवेंट हैं, हमारी लोग बात नहीं सुनते, हम झूठे करार दे दिए गए हैं,
तो फिर छोड़ देना यार, हम जो कर रहे थे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। इनने आप पैसे खर्च करते हैं, इतने बंदे लगाते हैं, मतलब इतने आपने बंदे मेरा ख्याल है अपने घर की राखी के ऊपर नहीं लगाए जितनी हमारी राखी के ऊपर लगाए हुए हैं। जी हाँ, घर भी मंजी थले भी डंडा फेरो। सर मुझे एक बात बताएं कि अली अमीन गंडापुर साहब की जगह सुहेल अफरीदी साहब आए हैं, बहुत ज़्यादा हाइप है पीटीआई के अंदर। आज उनकी हम रिकॉर्डिंग जिस वक्त कर रहे हैं तो कल आज उनकी मेरे ख्याल में इन्वेस्टर सेरेमनी हुई है, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जोश और जज्बा है, ज़ाहिर बात है, उम्मीद है, अमंग है, अच्छी बात है। लेकिन निज़ाम तो वही है जो पहले था। अली अमीन साहब को अगर स्वीट बॉय बने हुए थे वहाँ पे, तो सुहेल अफरीदी साहब किस तरह डिफरेंट होंगे, क्योंकि जहाँ पे तनकीद उनके ऊपर होती है कि उन्होंने आते ही जो पहला नोटिस लिया, उन्होंने सनम जावेद का नोटिस लिया, लेना चाहिए उनको, ठीक है, लेकिन कहा जाता है वो मिशाल यूसुफजई के साथ भी बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। मिशाल यूसुफजई का तल्लुक़ बैरिस्टर सैफ के साथ जोड़ा जाता है। बैरिस्टर सैफ जो है वो खान साहब तक को पता है कि जनाब वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी बातचीत है। अब ये कोई फ़र्क क्या वाकई होगा? क्या सुहेल, अब मेरा ज़ाती राय के मुताबिक सुहेल अफरीदी साहब को कम से कम 30 दिन देने चाहिए, द गज़ द मैदान दे, पता चल जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई सुहेल अफरीदी आके ऐसा काम कर पाएगा? क्योंकि जिस वक्त तक वो अली अमीन की गवर्नमेंट का मिनिस्टर था तो अली अमीन को प्रोटेक्शन भी मतलब उनके दिफा के अंदर बहुत खुल के, मेरे से ज़ाती तौर के ऊपर भी उनका जो है वो टाकरा हुआ। नहीं, मेरे बारे में तो मैंने बयान दिया था कि हम तुम्हारा दिमाग सीधा कर देंगे। जब मैंने अली अमीन को कुछ कहा तो मैंने कहा हम तुम्हारा दिमाग सीधा कर देंगे। हाँ, तो कोर कमेटी ने हमें ये कहा कि यार असल में वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, हालांकि कोर कमेटी का हमें तो ख्वाब नहीं रात को आया था, आप अपनी कोर कमेटी से ज़रा चेक करें ना, ठीक है, आपको लग पता जाएगा। जो अली अमीन के रातों की बेडरूम की तस्वीरें जो कोर कमेटी की मीटिंग से जो लीक हो जाती हैं दांत साफ़ करते हुए, और मैं निकालता हूँ, तो हमें पता है, सारी बात है, हमारा राब्ता तो है, अच्छे लोगों से है, अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं। तो मुझे ये बताएं, कोर कमेटी ने कहा कि जी यार वो इसलिए दिफा करता है, उसका पॉइंट यूँ है कि उसने कोर कमेटी को ये बताया कि इमरान खान ने उसको वज़ीर आला लगाया है इसलिए। अब मुझे आप बताएं कि ठीक है, ये तमाम चीज़ें साइड के ऊपर रख दें, लॉयल्टी साइड के ऊपर रख दें, क्या कोई वाकई हकीकत में तब्दीली आने वाली है? कोई आप तब्दीली आते देख रहे हैं? जब सिस्टम तो वही है सारे का सारा, उसमें तो कोई चेंज नहीं हो रही। क्या इस चेंज ऑफ चीफ मिनिस्टर से कोई ग्राउंड के ऊपर रियलिटी चेंज हो जाएगी? कोई हालात चेंज हो जाएंगे? इमरान खान आज़ाद हो जाएंगे? पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी आ जाएगी? रियलिस्टिकली स्पीकिंग, रियल पॉलिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है? देखें जी, दो बातें हैं। पहली बात ये है कि अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि जो सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला बनने से तमाम चीज़ें यकसर बदल जाएंगी, तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी। और दूसरा ये है कि सुहेल अफरीदी से मेरी ज़ाती हद तक, या मेरे अपनी तज्ज़िये के मुताबिक, मेरी एक्सपेक्टेशन सुहेल अफरीदी से ये नहीं है कि वो इमरान खान को आज़ाद कराएगा। मेरी उससे एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में को अपसाइड डाउन सब चीज़ें कर देगा। मेरी एक्सपेक्टेशन जो है वो सिंपल एक चीज़ है कि सुहेल अफरीदी इमरान खान के कही हुई बातें और इमरान खान की जो इस वक्त की पॉलिटिक्स है उसके साथ अगर वो 100% चलेगा ना, तो मैं समझता हूँ वर्कर बिल्कुल, ये अभी पिछला आप 10 दिन देख लेना, 10 दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा, सारी जो है उसके अंदर एक नई रूह आ गई कि वो जनाब यकजा हो गए जी। तमाम तर आपको इस बात का पता होगा कि किस तरह से आसिम मुनीर ने उधर जाके खैबर पख्तूनख्वा में कहा मैं देखूंगा ये कैसे बनता है। उसने कोर कमांडर को हुक्म दिया कि जनाब ये नहीं होना चाहिए। कोर कमांडर ने जनाब बंदे पैगाम भेजे कि जी इसको लेके आओ मेरे पास सुहेल अफरीदी को। वो उसने नहीं गया, वो उसने कहा जी जब तक मैं इमरान खान से नहीं मिलता मैं किसी से नहीं मिलूंगा। जी जी, इसमें 100% क्रेडिट जाता है। ISI नाकाम रही, PTI के एमपीएस एक एमपीए नहीं तोड़ पाई, और फुल क्रेडिट, फुल फोर्स फिट PTI यार जिंदाबाद। और उसकी एक सिंपल सी वजह है ना, मैं उसकी वजह बता रहा हूँ। उसकी सिंपल वजह ये है कि अब तक जो खान साहब ने KP में राबर लगाया है ना, वो बिल्कुल जुड़ा हुआ है इमरान। मेरा मशवरा सुहेल अफरीदी को सिर्फ ये होगा, जिसके बारे में हम नज़र रखेंगे, वो ये है कि जनाब आपने ना सिर्फ जो एक काम करना है, वो मैं आपको एक मिसाल सुनाता हूँ ना कि वो फौजी रंगरूटों का वो हो रही थी ना निशानेबाजी, तो वो गया एक अफसर, उसने जाके करनैल ने कहा जवान तेरी गोली सीधी निशाने तो नहीं जा रही। उसने कहा साहब मैं यहाँ से सीधी मार रहा हूँ, आगे वो लगती है कि नहीं लगती, गोली का कसूर है। ठीक, तो हमारा सुहेल अफरीदी से वाहिद मुतालबा ये है कि भाई तुम गोली अपनी जगह से निशाना सीधा रखो, बस निशाना सीधा रखो। लगती है नहीं लगती, हम देखें, मुझे पता है, देखें इमरान खान को इनमें से कोई आज़ाद नहीं। मैं भी अगर आज कहूँ ना कि मैं आज़ाद कराऊंगा तो मैं झूठा हूँ। अगर कोई और कहता है मैं, आप में से कोई उसको आज़ाद नहीं करा सकता। यार इमरान खान ने खुद आज़ाद होना है। इमरान खान ने खुद आपको बता दिया है, इमरान खान ने पूरी कौम को बता दिया है कि जब तुम खुद आज़ाद हो जाओगे ना,
हकीकी आज़ादी क्या है? जब तुम आज़ाद हो जाओगे, आइन आज़ाद हो जाएगा, अदालत आज़ाद होगी, इमरान खान खुद जेल के दरवाजे खुलेंगे, बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। वरना देखिए, ये तो टारगेट ही नहीं है। आपने सिर्फ ये काम करना है। अब टेस्ट आएंगे ना जी। देखें, अभी काबीना का फैसला होना है। बिल्कुल। काबीना में कौन लोग आते हैं, क्या उन्हीं लोगों को पोजीशन दोबारा दी जाती है जो बेसिकली बीच का काम करते हैं? देखिए, अली अमीन साहब ने ना एक गलती की जब उन्होंने इस्तीफ़ा लिखा। इस्तीफ़ा लिखते हुए अली अमीन साहब ने ये लिख दिया कि जब मैं खैबर पख्तूनख्वा में आया तो मेरे सामने 2 चैलेंजेस थे। एक चैलेंज फाइनेंशियल था और दूसरा चैलेंज पता नहीं इस तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर या इस तरह की चीज़ें थी। मैंने उसके ऊपर पब्लिकली लिखा, मैंने कहा जनाब हजूर वाला, आप अभी भी नहीं समझे, आप अभी भी नहीं समझे कि आपका फेलियर क्या था। आपका फेलियर ये था कि जब आप हुकूमत में आए तो आपका चैलेंज एक था, हकीकी आज़ादी जी। क्योंकि इसके ऊपर आप वोट लेके आए जी। हैं। और यार लोगों ने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में आके डंडे खा के मारे खा के आपको वोट इसलिए नहीं दी कि कल आपके यहाँ पे आप चूने शूने करेंगे और वो प्लस्तर मलस्तर करेंगे और इंतजामी, वो तो फौजी सबसे अच्छा कर लेते हैं। तो फिर तो लोग सीधी जाके फौज को वोट दे दें। आपको वोट देने का मकसद ये है कि हमें ये 75 साल की गुलामी से आज़ाद कराओ। जी। आपके लीडर ने नारा मारा है जिसकी वजह से अपने पूरे ख़ानदान समेत उसको जेल में डाल दिया है। जी। आपका काम ये है, आप उसकी जमात हैं, आप उसके नाम पे मुंतखब हुए। आपका पहले दिन ये कहना चाहिए था यार मैं हकीकी आज़ादी के लिए काम करूंगा। आप पहले दिन आके जनाब कमीशन बनाते, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन का कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में, और आप कहते हैं कि जनाब ये जितने लोगों ने एमपीओ के ऑर्डर जारी किए हैं, जितनों ने 9 मई के बाद हमारे ऊपर ये जो इंतजामी वो की है सारी, उसके ऊपर हम इंक्वायरी करेंगे और इन अफसरों को बाहर निकालेंगे, सजा देंगे। ये कदम होता हकीकी आज़ादी की तरफ। या आप मिलिट्री ऑपरेशंस के ऊपर वही अपना कोलो फेल रखते जो इमरान खान का है। आपने जनाब एक दफ़ा तकरीर ठोकी, शाम को आपने अपने ड्राइंग रूम से बैठ के पूरा बयान दाग दिया कि जनाब हम उसके साथ खड़े हैं। तो देखिए, अब ये जो है ना, ये इस वक्त सुहेल आफरीदी जो है वज़ीर आला बन के, ये कांटों का बिस्तर है। ये कांटों का बिस्तर है और इस कांटों के बिस्तर के ऊपर जब तक आपके जिस्म पे जख्म नहीं आएंगे ना, तब तक देखें इस वक्त स्टैंडर्ड बहुत है। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह से आपने कहा, हम देखेंगे बिल्कुल, अगर वो गोली सीधी रखेंगे तो हम जनाब कहेंगे सुहेल आफरीदी साहब माशाल्लाह बेहतरीन, ज़बरदस्त, डटे रहो। और ये पूरी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का देखें, आवाम वहाँ पे सब चीज़ें भूल गई है। आवाम हर चीज़ वहाँ भूल गई है। वो सिंपल एक चीज़ के ऊपर फोकस है कि भाई साहब आप बस डट जाओ। देखिए, अवाम ने होता ना कि जनाब ये आए। अच्छा, अब ये जो बात होती है ना कि जी वो डिलीवर क्या करेंगे, ये पटवारी जहन के कुछ हमारे तजिया निगार हैं जो कहते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने क्या किया। यार मुझे बताओ, आप 3 साल से पुराना, मैं आपको माफ़ कर देता हूँ, पिछले 3 साल से आप फौज की गोद में बैठे हुए पंजाब में, ठीक है। आपने जनाब कभी आप बसों पे नीला रंग करते हो, कभी पीला करते हो, कभी सड़क पर रंग करते हो। आपने क्या कर लिया, क्या बदल लिया? मुझे बता दें, पंजाब के अवाम की ज़िंदगियों में, उनकी शख्सी आज़ादी में, उनकी सोच में क्या बदलाव आया है, क्या है? अभी आप ये देख लें कि अभी आपकी CCD ने कुछ 600 से ज़्यादा तो कत्ल कर दिए हैं। हाँ। मावराए अदालत कत्ल कर दिए हैं पंजाब में। उससे क्या लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया? अच्छा, यहाँ पे अहम तरीन जो बात चल रही है, TLP का जो मसला चल रहा है सर, उसके ऊपर ड्रॉप साइट न्यूज़ ने, रेयान ग्रिम ने जो स्टोरी की है, उनने कहा कि जी हज़ारों की तादाद में कत्लेआम हुआ है मुरीद के अंदर, 1000+ उन्होंने लिखा है। और वो कह रहे हैं अभी भी तादाद जो है वो क्लियर नहीं है, सैकड़ों जो वहाँ से लाशें उठाई गई हैं। ये ड्रॉप साइड न्यूज़ की रेयान ग्रिम की रिपोर्टिंग है। और साथ उन्होंने बराह रास्त लिखा है कि ये फ़ौजी ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तानी मिलिट्री ने ये किया है। रेंजर ज़ाहिर बात है उनके अंडर कमांड होती है और उन्होंने ये काम किया है। और ये शहबाज शरीफ के जो मिस्र में जाके जो उन्होंने वहाँ पे का पूरा प्रोग्राम जो पेश किया है, वहाँ पे खुशामदी दरबारी प्रोग्राम पेश किया है, मोहम्मद हनीफ साहब ने उसके ऊपर शर्मुल शेख में बेशर्मुल अदली जग गया था वहाँ पे। हाँ, तो वो पूरी दुनिया में उस पर मजाक उड़ा है। लेकिन आजकल दुनिया इसी तरह चल रही है, क्योंकि सदर ट्रंप को हम क्या रोएं, हम अपने घर के अंदर देखें तो वहाँ पे जो हालात हैं वो आप देखें किस किस्म के हैं। लेकिन सर, TLP का कहा गया है कि इस वजह से इसका लिंक उसके साथ है। फौज के अंदर पल्स रिपोर्ट ये थी, जो कि मेरी रिपोर्ट है और मैं उसके साथ खड़ा हूँ कि जनाब इब्राहिम अकॉर्ड नहीं ज्वाइन किया जा सकता। तो एक बहाना प्रोवाइड किया गया है TLP के मैसेकर की वजह से जाके कि जी हमने हज़ारों बंदे मार दिए हैं, हमें टाइम थोड़ा चाहिए, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, चलें ठीक है। लेकिन फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट में हमारे ज़राए ये दावा करते हैं कि सिर्फ ये बात नहीं है। बात असल ये है कि आसिम मुनीर, जो कि 23 FF के मुताबिक हमेशा से
रूहानी तौर पे नून लीग में नवाज शरीफ साहब को अपना बुज़ुर्ग मानते चले आए हैं, और वो कहते हैं कि पैदाइशी पटवारी भी उनका मजाक उड़ाया जाता है आसिम मुनीर का, तो वो उसको ख्वाहिश का इजहार किया गया कि TLP का ख़ात्मा किया जाए क्योंकि ये जनरल फैज़ का प्रोजेक्ट है और ये हमारे वोट तोड़ा है। उनके पास कोई वोट वैसे बचे हैं सर, लेकिन ये जो फ़ौज का एक तो पहला नैरेटिव जो सामने रेयान ग्रिम ने ड्रॉप साइट न्यूज़ में निकाला, इस पर आपका क्या तज्जिया है, और जो वजह जो एक्सक्यूज़ पेश की जा रही है उस पर? मैं इस पर ना बड़ा एक आपको, मैं आज भी बड़ा डिटेल से इसके ऊपर मैंने वीलॉग किया है। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो आप ये समझिए कि इस वक्त पाकिस्तान में वाजिद और आसिम की नूरा कुश्ती करवाई जा रही है, ठीक है जी। वो इस तरह से है कि दो चीज़ें देखें। पहले तो आप देखिए ये जो जमात है, इस जमात का इशू, बाय द वे मैं आपको एक और फ्री लीगल मशवरा दे रहा हूँ कि इस वक्त ये TLP का जो लफ्ज़ है ना, उसको हेट स्पीच में डलवा के YouTube के ऊपर नया टारगेट कर रहे हैं। अच्छा। तो आइंदा से हमने इसको क्रेन वाली जमात कहना है, ताकि ये अल्फाज के चुनाव पे हमें ना फिर ठुकवाए ना। ठीक है, ठीक तो है ये जो सर। क्रेन वाली जमात है ना, देखें, पहली बात ये है कि जो रायन ग्रिम ने स्टोरी की है बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है, क्योंकि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। हमने भी जो फुटेज देखी है और वो जो आफ्टर मैथ देखा है मरीदके में, जो सड़क आप हाल देखें तो आपको नज़र आ जाता है कि वहाँ पे कैसा गुमसान का रन पड़ा। और एक ऐसी हुकूमत सूबे के अंदर जो बेसिकली बहुत ज़्यादा इस वक्त आप समझें कि ये जो मावराए अदालत कामों के ऊपर महारत हासिल कर चुकी है, जो मरियम फ़ख्र से कहती है कि जनाब देखें ना ये कैसा स्विफ्ट जस्टिस है ये। अब इसके अंदर ना दूसरा एंगल क्या है? एक तो चीज़ ये है कि जो क्रेन वाली जमात है, पहले आप सवाल ये उठाएं कि क्रेन वाली जमात की पॉलिटिक्स के अंदर सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा था, और वो था ख़त्म नबूवत का। जी ठीक है। उसके अलावा कभी उन्होंने किसी इशू के ऊपर ना एहतजाज किया, ना निकले, ना कुछ किया। बाकियों के ऊपर आप एज अ जमात कोई जुमला कह देंगे, स्टेटमेंट जारी कर देंगे, आप मार्चेस नहीं करते। अब ये बताइए कि ऑल ऑफ सडन फ़लस्तीन के ऊपर ये कहाँ से सोच आई रिजवी साहब को कि नहीं जनाब हमने तो फ़लस्तीन के ऊपर अपने सर काट देने, अगलों के काट देने, ये कर देने। सो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, नंबर 1 जी। और ये फिर इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो आप फौज की पल्स भी दे रहे हैं उसको आप मैच करें जी, ठीक है जी, बिल्कुल। फिर दूसरा आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर हमारी एजेंसियों का किरदार और किस तरह से जमातों को दबाया और उभारा जाता है जी। अब इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये देखिए कि जो नून लीग को 3 साल से मादर पिदर आज़ादी दे के फ़ौज की इतनी ज़्यादा उनको सपोर्ट थी कि आपने देखा कि आपके फ़ौजी जवान पोस्टर लगा रहे हैं मरियम नवाज़ के जी, इतनी सपोर्ट दी गई। एंड रिज़ल्ट क्या है? एंड रिज़ल्ट ये है कि नून लीग पंजाब में 0 डिलीवरी कर पाई जी। कोई एक्सेप्टेंस नहीं लेके दे सकी फ़ौज को, बल्कि अब फ़ौज के अंदर ये सोच पाई जाती है कि इन बगैरतों के साथ मिल के हम ज़्यादा बदनाम हो रहे हैं। तो इस हद तक ये प्रॉब्लम जा रही है। लेकिन सर तस्वीरें तो जिधर भी आप जाएं वहाँ पे वो जनरल मरियम की लगी हुई है, जनरल मरियम रानी की लगी हुई है। लेकिन ये इस सोच की वजह से अब ये चीज़ तो साबित हो गई है कि नून लीग जो है वो पंजाब में PTI को माइनस नहीं कर सक रही। कुछ भी करने के बावजूद PTI माइनस नहीं हो रही। ठीक है। PTI को माइनस करने के लिए इस वक्त क्रेन वाली जमात को नई मजलूम जमात भी बनाया जा रहा है। इंटर एजेंसी राइवलरी भी चल रही है, नूरा कुश्ती भी चल रही है। ये जेन्युइन नहीं है, ये नूरा कुश्ती है। मैं अब उसके ऊपर एक आपको और बात बताता हूँ। वो जो आपके रिश्तेदार हैं, आपको पता है कि उनका कश्मीर से ताल्लुक है। ये जो कश्मीर में सारा मामला हुआ, DGMI की बात कर रहे हैं, खुल के बता दें। ठीक है, मैं नहीं खुल के दस सकता ना, मेरे तो केस कर दें तो लोग फिर पैसे दे देंगे, मैंने तो किसी ने पैसे भी नहीं देने। अच्छा, अब वो मुझे ये बताइए कि उनके कोई भांजे भतीजे की स्टोरी आ रही है कि वो उधर KP में सिगरेट के कारोबार में भी मुलव्वस है। सिगरेट के कारोबार के ऊपर आपको पता है रिसेंटली जो इंटरनेशनल टबैको वाले यूनियन है उनकी वजह से क्रैक डाउन किया गया कश्मीर के अंदर। उसके बाद वहाँ एहतजाज शुरू हो जाता है। एहतजाज शुरू होता है तो अब ये स्टोरियाँ भी आ रही हैं कि जनाब वही जो क्या कहते हैं क्या है वाजिद साहब हैं, उनके खानवादे में से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया गया उस एहतजाज को और दूसरी जानिब से दबाया गया। डर्टी हैरी खुद जाके वहाँ बैठा रहा, ब्रिगेडियर फाइक को गालियाँ निकालता रहा, तो नलायक है तो उससे काम नहीं हो रहा। मतलब ये एक जो पूरे इसके जो है ना आपस के ताने बाने, ये इसको आप जोड़ें फिर इन मामलों को एक्सटेंशन की तरफ लेके जाएं तो पूरा जो मंजरनामा बनता है वो ये है। एक तो पंजाब के अंदर एक नया विक्टिम भी पैदा हो रहा है, दूसरी जानिब नवंबर से पहले अब्राहम अकॉर्ड और वो तमाम चीज़ों को लेकर और एक्सटेंशन को लेकर फिर अफ़गानिस्तान का महाज खोलकर ये तमाम चीज़ें मुड़ तोड़ के कहाँ आती हैं? 10 साल की एक्सटेंशन। ये जितना महाज फैलाया गया ना सर, ये 5 साल की नहीं है,
ਤੁਸੀਂ 5 ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ यार एक कौम राजी हो रही है तो जुतियां वाले बंदे बता दो। अब ये मामला 10 साल का है क्योंकि देखिए जब अब आपको पता है ये भी कल की स्टोरी है वो जो है ये आ रहा है कि 3.1 मिलियन डॉलर जनाब नोटू लगाया गया है ट्रंप साहब को जी फील्ड मार्शल साहब की तरफ उसको से। खुल के लोग अमेरिका में उसके ऊपर सर बात कर रहे हैं वो ये वो डिक्लेयर्ड $6 लाख महीना तो अमेरिका वो में तो दे रहे हैं लॉबिंग है। उसके अलावा खबर आ रही है ये एक फॉर्मर एम्बेसडर है यूएस का, आप वो देखिए उसने बाकायदा इंटरव्यू देते हुए ये कहा है ट्रंप को रिश्वत दी है। उसने कहा जी हमारी, और देखें हमें अब मैं इसमें कोई स्टेटमेंट इस तरह नहीं देख रहा हम किस तरफ हैं, मैं तो आपको फैक्ट्स बयान कर रहा हूँ। उसने कहा जी कि इंडिया के साथ हमारी जो यूएस की 40 साल की डिप्लोमेसी है उसको फील्ड मार्शल ने 3 मिलियन ला के वाड़ के रख दिए जो कि डायरेक्ट ट्रंप फैमिली को दिए गए। तो ये तो फिर उनको क्रेडिट नहीं जाता सर? क्रेडिट जाता तब कि अगर वो ये नेक काम करके पाकिस्तान के लिए कुछ करते सानू तो कख नहीं मिल रहा। हमारे आपको पता है यहाँ जो जज्बाती लोग हैं वो कहते हैं देखें जी उन्होंने पाकिस्तान भाई पाकिस्तान की गल नहीं कर रहा, पाकिस्तान अज भी उन्होंने नजर चो है वो तारीफ सिर्फ हो रही है आसिम मुनीर दी ते पटवारी फिर मिठाइयां वंड रहे ने ते जनाब भंगड़े पा रहे ने। सर पटवारियों को पता है ना कि जिस दिन आसिम मुनीर नहीं होया यतीम हो जाएंगे। इस दफा दिन लंदन भी जगह नहीं मिलनी। तो सर मियां नवाज शरीफ साहब का स्टैंड है एंटी एस्टेब्लिशमेंट एंटी फौज, वो किधर गया स्टैंड सर? सर वो स्टैंड के ना अब्बा जी के दिल में जो 2 शरियानें थी उन्होंने जाके अभी जिनीवा से वो भी निकलवा दी। अब उनके अंदर जितनी फूक भरे वो फुस करके निकल जाती है, कोई स्टांस टूस नहीं रहा सर। वो चूरी खाने वाला मिठू है, सारी ज़िंदगी वो चूरी खांदा रहा। उसने हमेशा देखे ना इस कौम को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कितनी दफ़ा फुदू लगाया यार, आप मुझे खुद बताएं, मैं सॉरी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ रहा है लेकिन जब जब इसको निकाला जाता है ये इतना इनकलाबी बन जाता है। लंदन बैठ के जनाब वही इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू देता है, ये कहता है वो करता है। और अब आप देख लें इस वक्त जो चाकरी वो कर रहा है आसिम मुनीर की या उसका पूरा ख़ानदान कर रहा है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं समझता हूँ कि कभी ऐसा दोबारा पैदा भी कोई नहीं हो सकता इतनी चाकरी करने वाला। फाइनल वर्ड सर, आपको क्या लगता है हम खुद बदलेंगे तो मुल्क बदलेगा, कौम बदलेगी तो मुल्क बदलेगा, लेकिन कोई वे फॉरवर्ड? लोग कहते हैं ना फौज के अंदर पठवार से आप भी, मुझे तो कहते हैं, मैं कहता हूँ यार प्लाटों का बोझ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत मसला होता है उसका। और हर खड़ी चीज़ को सलूट और लेटी चीज़ के ऊपर चूना फेंकने की जो मेंटालिटी है वो बंदे को कहीं का छोड़ती नहीं है। लेकिन व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फ्रॉम हियर? वे फॉरवर्ड सिंपल सी चीज़ है, हर शख्स को अपनी ज़ात के अंदर आप लोग अगर थोड़ा जिहा जज्बाती हो के तुसी मैकडोनल्ड्स का बाइकआउट कर देता है तो यह जो 200 बिलियन का तुसी है इतों शुरू हो ना। अभी आपको पता है BBC की 2 दिन पहले की स्टोरी है पाकिस्तान के जो उन्होंने कहा था 22 ख़ानदानों की तो स्टोरी 50 साल पुरानी है ना। आज के जो 22 नहीं 30 ख़ानदान हैं, लेकिन वो 30 ख़ानदान नहीं है, उसमें एक कंपनीज और ग्रुप्स हैं और एक इंडिविजुअल्स हैं। ग्रुप्स में उन्होंने कहा जी सबसे ज़्यादा ग्रोथ करके सबसे अमीर बनने वाला कौन है? फौजी फाउंडेशन। और आम आदमी में जो नॉर्मल लोग हैं ना कल्ले इंडिविजुअल्स, उसमें आपको पता है सबसे बड़ा नाम किसका आया है? मीर शकील उर रहमान का। मीर साहब का नाम आ गया सर? BBC की स्टोरी है, 2 दिन पहले की ये छपी हुई है, हमने वो भी लोगों को सुनाई है कि हजूरे वाला कोई ज़रा अपनी तरफ ध्यान दो। ये पाकिस्तान का मीडिया जो है ना ये कोई कैद नहीं हुआ माल आ रहा है, माल दी गेम है सर, सारी माल दी गेम है। आम आदमी को पाकिस्तान में अगर सरकार इश्तिहार ना दे तो फिर और फौजी के कारोबार हैं और तो कोई है ही नहीं सिरे से, तो सर दो अमीर हो रहे हैं ना। पाकिस्तान का पासपोर्ट और नीचे चला गया, पाकिस्तान में खत्ते गुर्बत और नीचे चला गया, गरीब की तादाद में और इजाफा हो गया। लेकिन इस पूरे दौर में फौजी फाउंडेशन सबसे अमीर इदारा बन गया और इस पूरे दौर में एक अखबार वाला शख्स जो है वो बिलियनर बन गया। अच्छा, चाइना जहाँ से मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग की है और मेरे वीलॉग का पहला बाकायदा जो मेरे सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड का जो पहला मेरा वीलॉग था वो भी इसके ऊपर था और वो मैं देख रहा था कि बड़ा रिकॉर्ड उस हिसाब से जो है वो चला गया। लेकिन चाइना, मैंने रिपोर्टिंग ये की और मैं अपनी रिपोर्टिंग के साथ खड़ा हुआ हूँ कि चाइना जो है वो बहुत शदीद गुस्से के अंदर है, नाराज़ है और इनसे ले रहा है। चाइनीज़ ऑफिशियल फॉरेन जो स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट का बयान पब्लिकली आया है, उन्होंने कहा नहीं हमारे तलकार डिप्लोमेटिक किस्म का बयान है, बड़ा सफारती किस्म का, लेकिन उन्होंने कहा ये जो पत्थर इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को पेश किए हैं ना ये बाज़ार से ख़रीद के पेश कर दिए हैं। उन्होंने ये बात की है, ये ऑफिशियल उन्होंने ये बात की है। चाइना को तो अपना वार कर चुका है, चाइना ने तो पाबंदी लगा दी है कि उनका इक्विपमेंट इस्तेमाल करके आप कुछ सौदा बाहर नहीं बेच सकते, नंबर 1। दूसरा सर बात ये है कि जिस जगह से आपने वो पत्थर निकालने हैं उस जगह पे तो आप हजूरे वाला जाके मुझे दिखाएं, आपकी लाशें गिर रही हैं, खुदा का खौफ करें। वो लोग जो है ना
वो उसको कहते हैं दैट्स द ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स। जी। एक चीज़ जहन में ये रखें जी। और दूसरी चीज़ आप जहन में ये रखें कि इन्होंने तेल भी उसको, उस दिन ट्रम्प ने ट्रम्प ने कहा ना जी पाकिस्तान में तेल के ज़खायर जी। वो कोई इंटरनेशनल किसी जरीदे ने, मुझे भूल गया है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल था या किस तरह, न्यूयॉर्क टाइम्स था, उसने पूरी स्टोरी छाप दी है। उसने कहा यार, उसमें उसने कोट कर दिया है पाकिस्तान के जो ऑयल के एक्सपर्ट लोग, उन्होंने कहा यार इतने तेल है ही नहीं, है ही कोई नहीं, है ही कोई इधर सिर्फ आवाम का हम तेल कह निकाल रहे के थे, दे दें, हम आपको कह रहे दे थे दें। ये सारी कहानी है, कहानी। लेकिन लोग कह रहे थे नहीं तेल निकल आया। अब पता चल गया कि कोई तेल शेल नहीं निकला। सर देखें, ट्रंप को भी ना कोई इससे गर्ज नहीं है कि तेल निकले ना निकले, ठीक है, वट्टे मिलन ना मिलन, उसने जनाब अपनी चांदी कर ली है। साथ उसको सर देखें ना, वो होता है ना बड़े बड़े जो चौधरी होते हैं मसली साथ लेके जाते हैं तो उन्होंने वो छोटा सा मसली नाल रखे है। वो यार पूरी दुनिया के लीडर खड़े हैं, वो ट्रंप साहब कहते हैं तू यहाँ का प्राइम मिनिस्टर आया ना केस टामर, वो माइक दे कोल गया, उन्हें कहते तू परे हट यार, वो किथे गया छोटा, वो आ इधर, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੱਲ यार, वाला अंदाजा करो, वी आर इंटरनेशनल लाफिंग स्टॉक। और कसम से, लेकिन सर वो उसकी तेजी चेक करें आप छोटे की, उसने जो है ना चढ़ चढ़ के उसने जो है फूंके मारी हैं। ओहो Anyway, सर, वैसे वो मैं आपको बताऊं लास्ट वर्ड, शहबाज शरीफ को अब एक केस स्टडी के तौर पर दुनिया भर के स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी, हर जगह पढ़ाया जाएगा कि जनाब दिस, कि देखें उसने किस तरह से एक बंदे को जो कहता है मैं टॉप का नेगोशिएटर हूँ, 80 साल की उम्र हो गई है, उन्होंने इंज करके उन्हें फंसा लिया। हाँ, और ये अगर 3 इडियट्स का सीन होता तो हम दोनों पीछे मुड़ते और आपको कहते तोहफो कबूल करो, तोहफो कबूल करो। अजीज़ा ने मन बॉन्ड स्ट्रीट से इमरान खान के जेम्स बॉन्ड और मुझे इजाज़त दीजिए और कमेंट्स में बताइए कि अगर आपको ये सिलसिला पसंद आया है तो इसको हम जारी रखेंगे सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लोगों को बताइए कि हम वापस आ गए हैं और ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू। फ़ी अमान अल्लाह।